नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ 8वीं बोर्ड परीक्षा सत्र 2025 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र को अंत तक देखें, इससे ज़्यादा शेयर और लाइक करें। पूरा प्रश्न पत्र में उत्तर सहित आपके लिए लेकर आया हूँ, अच्छे से आपको याद करवाने वाला हूँ। तो विद्यार्थियों, इसे अंत तक देखें, आपके 5 से 10 मिनट में आपका ये पेपर पूरा हो जाएगा, लेकिन इन 10 मिनट में आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो आप वीडियो को पूरा देखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, यानी कौन से ज़िले से देख रहे हैं, वो कमेंट करके ज़रूर लिखें। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम किस राज्य ने अंग्रेजों के साथ में संधि स्वीकार की थी? आपको बताना है अंग्रेजों के साथ में सबसे पहले कौन से राज्य ने संधि स्वीकार की थी। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब, भरतपुर राज्य ने। किस राज्य ने? भरतपुर ने। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक थे। आपको बताना है कि ब्रिटिश भारत का इतिहास जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन थे? तो जेम्स मिल थे। ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। इस पुस्तक को किसने लिखा था? जेम्स मिल ने। इसकी जगह पे आ सकता है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी इंग्लिश में भी नाम आ सकता है, तो भी वही रहेगा, जेम्स मिल। तीसरा प्रश्न है, अपने को जंगल की संतान मानने वाली जनजाति थी। आपको बताना है कि अपने आप को जंगल की संतान, वैसे सभी जो जनजातियां हैं वो जंगल की संतान ही मानते हैं, लेकिन इसमें जो प्रमुखता से जो मानने वाली है वो बेगा जनजाति थी। ऑप्शन अ इसका सही आंसर रहेगा। वर्तमान में भी बेगा जनजाति जो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा उस क्षेत्र में अधिक है। अगला है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। आपको बताना है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1750 को। ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? तो 10, 12, 15 और 25। इसका सही आंसर क्या होगा विद्यार्थियों? 12 सदस्य है वो राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। तो ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। छठा प्रश्न है, मानव निर्मित संसाधन का उदाहरण है। आपको बताना है कि मानव निर्मित संसाधन कौन सा है? पुल, सड़क, मशीन, उक्त सभी। तो बिल्कुल पुल भी मानव के द्वारा ही निर्मित हैं, सड़क भी हैं, मशीन भी हैं। तो ऑप्शन द आपका सही आंसर रहेगा, उपयुक्त सभी। अगला है, निम्नलिखित में से नवीकरणीय संसाधन नहीं है, यानी 3 तो नवीकरणीय हैं लेकिन एक इनमें से नहीं है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय है, पवन ऊर्जा ये भी नवीकरणीय है, जल विद्युत ये भी नवीकरणीय है, लेकिन कोयला है ये अनवीकरणीय है। तो ऑप्शन द अपना सही आंसर रहेगा। नवीकरणीय का मतलब क्या होता है? एक बार जिनका उपयोग करने के बाद में दोबारा नया बन जाता है, तो वे संसाधन नवीकरणीय कहलाते हैं। और सौर ऊर्जा आज अपने उपयोग की तो कल और मिल जाएगी, पवन ऊर्जा भी वैसे ही, और जल विद्युत भी ऐसे ही। तो इसलिए ये सभी क्या है? नवीकरणीय है, लेकिन कोयला नहीं है। अगला है कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो यहाँ पे राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाली पूछ रहे हैं, तो कौन सी हो जाएगी? मीणा जनजाति, यानी ऑप्शन अ इसका सही आंसर रहेगा। अगर इसकी जगह पे प्रश्न ऐसा आता कि राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है, तो वो भील, आपका ऑप्शन बी रहता सही। प्राचीन का पूछे तो भील, और सर्वाधिक जनसंख्या में पूछे तो मीणा। इन दोनों का आप ध्यान रखना। और शहरिया आदिम जनजाति समूह में एकमात्र राजस्थान की जो सम्मिलित जनजाति है, यानी आदिम जनजाति समूह एक बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा, उसमें अपने राजस्थान की एक यही जनजाति है, उसमें आती है कौन सी? शहरिया। ये भी आप ध्यान रखना। अगला है 9वां प्रश्न है, इसमें आपको सुमेलित करना है, यानी मिलान करना है। जैसे कि दीवानी, दीवानी किसे कहते थे? भू राजस्व वसूल करने वाले अधिकारी है, उन्हें दीवानी कहते थे। सिपाही हैं वो सिपोए को सिपोए भी कहा जाता था, सिपाही को। और शेर मैसूर टीपू सुल्तान को कहा जाता था। और वॉरेन हेस्टिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल था। तो इस तरह से आपको इसमें मिलान करना है। बिल्कुल ईजी पेपर आने वाला है विद्यार्थियों, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद में हाँ और ना में आपको उत्तर देना है। जैसे कि किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं, बिल्कुल सही है। कोई भी क्षेत्र हो उसमें लोग आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं, तो वो क्या है? प्रवासी कहलाता है, बिल्कुल सही है। विश्व की नदी घाटियाँ घने बसे क्षेत्रों में नहीं है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि विश्व की नदी घाटियाँ हैं वो घने बसे क्षेत्रों में होती हैं, क्योंकि उनके आसपास में लोग ज़्यादा रहते हैं। ये बोल रहा नहीं है, इसका मतलब ये गलत रहेगा। अगला है, जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग हैं, बिल्कुल सही है।
कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर सामान्य जनसंख्या वृद्धि है, तो कई सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर एकदम विस्फोट हो रहा है, मतलब बहुत खतरनाक जनसंख्या वृद्धि है। तो अलग अलग हैं, बिल्कुल ये सही है। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, यानी उद्योग वाले क्षेत्र हैं वो रोजगार के अवसर देते हैं, बिल्कुल सही बात है, वहाँ पर लोगों को रोजगार मिलता है, तो ये हाँ रहेगा। अगला है मिंक से क्या अभिप्राय है। तो मिंक अत्यंत जहरीली गैस यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड को मिंक के नाम से जाना जाता है, यानी मिथाइल जो गैस है जो कि जहरीली गैस है उसको मिंक के नाम से जाना जाता है। 12वां प्रश्न है महिला सशक्तिकरण हेतु राज्य सरकार के किन्हीं 2 प्रयासों को लिखना है। तो राज्य महिला आयोग का गठन करना और महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम चलाना, तो ये 2 आप लिख सकते हैं। 13वां प्रश्न है अंग्रेजों के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध करने वाला विद्रोही नेता कौन था। तो तात्या तोपे। गुरिल्ला युद्ध है अंग्रेजों के विरुद्ध में किसने छेड़ा था विद्यार्थियों, तात्या तोपे ने छेड़ा था। किसने, तात्या तोपे ने। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी इनके साथ में मिली हुई थी बाद में। अगला है सोने चांदी के आभूषणों और रत्नों के लिए विश्वविख्यात केंद्र कौन सा है। तो जयपुर का है अपने जौहरी बाजार। तो जयपुर में जौहरी बाजार सोने चांदी के आभूषणों एवं रत्नों के लिए विश्वविख्यात हैं। आप जयपुर में जाओगे तो एक बाजार आएगा जौहरी बाजार। कौन सा आएगा विद्यार्थियों, जौहरी बाजार, जो कि पूरे विश्व में है ना सोने चांदी के आभूषणों और रत्नों के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये आप ध्यान रखना। फिर उसके बाद में आपका जो अगला खंड आएगा विद्यार्थियों खंड स आएगा, और इसके अंतर्गत 15वां प्रश्न है नील की खेती से मिट्टी के उपजाऊपन में कमी क्यों आती है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा नील के पौधे की जड़ें जमीन के अंदर अधिक गहराई तक जाकर मिट्टी से अधिक पोषक तत्वों को अवशोषित करती थी, इससे मिट्टी के उपजाऊपन में कमी आती थी तथा उस जमीन पर धान या दालों का उत्पादन संभव नहीं होता था। अब नील का पौधा होता है ना, सामान्य जो पौधा होता है उनकी जड़ें कम गहराई तक जाती है ज़मीन में, लेकिन नील का जो पौधा है उसकी जड़ें हैं वो अधिक गहराई तक जाती हैं, और ऐसे में क्या करता है अंदर से जो पोषक तत्व है उनको ये खा लेता है, यानी ये पौधा है वो ले लेता है। ऐसे में जो अन्य जो अपन वहाँ पर फसल उगाते हैं तो उनको पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, यही कारण है। 16वां प्रश्न है रोपण कृषि क्या है। तो रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रारूप है जिसमें एकल व्यापारिक फसलें जैसे कि काजू, कहवा, रबड़, गन्ना, कपास आदि उत्पादित की जाती हैं। इसमें बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी के साथ साथ परिवहन साधनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि कृषि उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों या पास के कारखानों में ही किया जाता है। यानी रोपण कृषि होती है, इसमें पूंजी अधिक लगती है यानी पैसे अधिक लगते हैं, श्रम यानी मेहनत अधिक लगती है, और इसके लिए परिवहन के साधन भी पास में होने चाहिए, क्योंकि इनमें है वो ख़राब रहने की क्षमता अधिक रहती है। तो जैसे फसल पकती है तैयार होती है उसके बाद में तुरंत उसको फैक्ट्री में पहुंचाना होता है, जैसे कि काजू, कहवा, रबड़, गन्ना, कपास आदि। 17वां प्रश्न है औद्योगिक विपदा क्या होती है, उदाहरण देकर समझाइए। तो औद्योगिक विपदा का अर्थ है उद्योगों में तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग के कारण जो घटनाएं घटित होती हैं उन्हें औद्योगिक विपदा कहते हैं। यानी उद्योग के अंदर ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे खतरा रहता है, अब उनका उपयोग ठीक से नहीं हो, उसका ध्यान रख रखाव सही से नहीं हो, और ऐसे में कोई बड़ी घटना हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, औद्योगिक विपदा कहते हैं। जैसे कि भोपाल में वो गैस वाली हुई थी। यहाँ पे देखो विपदा का उदाहरण है 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में घटित भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। 3 दिसंबर 1984 का दिन था। भोपाल के अंदर रात्रि के समय जो मिथाइल गैस हैं उनका रिसाव हो गया था और वहाँ पर बड़ी विपदा हो गई थी। तो ये भी एक उसका उदाहरण है। अगला है कल्पना कीजिए कि आप 1850 के दशक में जी रहे हैं और आपको वुड के नीति पत्र के बारे में सुना है। इसके बारे में अपनी 2 प्रतिक्रियाएं हैं वो आपको देनी है, तो आराम से आप देख सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा जल्दी करूँगा। विलियम्स जॉन को भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन क्यों जरूरी दिखाई देता है, 2 कारण आपको बताना है। 2 कारण इसमें बता सकते हैं आप, जैसे कि विलियम्स जॉन्स पश्चिमी और भारतीय दोनों ही संस्कृतियों का सम्मान करता था और उसने भारत के गौरवशाली अतीत के आधार को इन ग्रंथों के माध्यम से समझने की कोशिश की थी। वह भारत में रहने वाले हिंदू मुसलमानों को वास्तविक विचारों और कानूनों का अध्ययन द्वारा भारत के भावी विकास के लिए आधार बनाना चाहता था। इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं।
आगे है तालिका को पूरा करना है। जैसे कि इसमें पहला है, पहली बार आम चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल कब हुआ? 2004 में हुआ था। देश की सर्वोच्च कानून निर्माती संस्था कौन सी है? संसद है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और राज्यसभा के कुल कितने सदस्यों की संख्या होती है? 245 होती है। अगला है, आदिवासी लगातार हाशियों पर क्यों खिसकते जा रहे हैं? 2 कारण आपको देने हैं। तो इसमें 2 कारण आराम से आप लिख सकते हैं। आदिवासी लगातार हाशिए पर खिसकते जा रहे हैं। पहला है कि आदिवासी विभिन्न कारणों से अपनी वन भूमि को खोते जा रहे हैं। कई सारे कारण हैं कि उनकी जो वन भूमि है जहाँ पर वो शुरुआत से रहते आ रहे हैं उनको खोते जा रहे हैं, जिनसे उनकी आजीविका के साधन समाप्त हो रहे हैं। भाई पहले उसी के ऊपर वो निर्भर थे, अब उनकी ज़मीनें छीनी जा रही है तो उनकी आजीविका के साधन भी समाप्त हो रहे हैं। दूसरा आप लिखोगे, आदिवासियों को अपनी आजीविका प्राप्ति हेतु कस्बों और शहरों की ओर पलायन करना पड़ता है। अब अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए उनको कस्बों यानी छोटे छोटे जो कस्बे हैं, गांव हैं, वहाँ जाना पड़ता है, और जहाँ वे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, क्योंकि पहले से ही वो जंगलों के ऊपर निर्भर थे। ऐसे में उनकी स्थिति ठीक नहीं होती है। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के बारे में क्या प्रावधान है? तो इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में ये प्रावधान है कि देश के किसी भी नागरिक के साथ में नस्ल, जाति, लिंग, धर्म या जन्म स्थान पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15 में क्या बताया गया है? कोई भी व्यक्ति है उनकी नस्ल, जाति, लिंग, धर्म या स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 15 में समाज में भेदभाव को समाप्त करता है। अगला है, राजस्थान के नक्शे में आपको जैसलमेर भरना है, सिरोही भरना है, उदयपुर और झालावाड़ भरना है। तो ये आपके सामने देख सकते हैं, इस तरह से भरना है। आगे के जो प्रश्न हैं निबंधात्मक रहेंगे। अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को कैसे दबाया? इसको अच्छे से आप याद कर लेना। 1857 की क्रांति आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। 1937 से लेकर 47 तक उन घटनाओं पर चर्चा करिए जिनके फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ था। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों किया था? वो आपको लिखना है। आपको जल संरक्षण के तरीकों पर टिप्पणी लिखनी है। जैव और मंडल और पारितंत्र में अंतर आपको बताना है। अथवा में ऑप्शन रहेगा, जल उपलब्धता की समस्या को बताते हुए संकट के कारणों व जल संसाधनों के संरक्षण के उपायों को स्पष्ट करना है। और जो 24वां प्रश्न है, नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक है? किन्हीं 2 मौलिक अधिकारों का वर्णन करना है। और इसी में अथवा में रहेगा, भारतीय राज्य धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए क्या क्या कार्य करता है, बताइए। और 25वां प्रश्न है, 3 में से 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों का वर्णन, राजस्थान में वायु परिवहन पर टिप्पणी, सतत विकास के कोई 4 लक्ष्य आपको बताने हैं। तो इस तरह से ये आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर था। इस पेपर को डाउनलोड करना है तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। गूगल में जाके आपको सर्च करना है udaystudy.in, यानी आपको सर्च करना है udaystudy.in। .in पीछे जो लगा हो वही आपको वेबसाइट खोलनी है, क्योंकि उदय स्टडी नाम से और भी वेबसाइट बनी हुई हैं। तो जो .in लगा हुआ वही हमारी वेबसाइट रहेगी। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, वहां से कक्षा 8 के ऊपर जाइए और पेपर को डाउनलोड कीजिए। तो विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।